अरे देखो, श्रीलंका में प्रोटेस्टर्स की भीड़ पार्लियामेंट की ओर दौड़ रही है। लगता है कि भारत में भी यही सब होने वाला है। अरे बांग्लादेश में भी आखिरकार कपड़े लहराकर क्रांति हो रही है। काश भारत में भी ऐसा ही तख्ता पलट हो जाता। अरे क्या कह रहे हो, नेपाल में भी सरकार को भगा दिया। अब अगला नंबर तो पक्का भारत का ही है। जी हाँ, पड़ोस के देशों में राजनीतिक उथल पुथल से ऑर्गेज्म लेने वाली कौम सिर्फ हमारे देश में ही पाई जाती है। असल में ये वही लोग हैं जो बचपन में बिगड़े काम करने पर पिताजी की मार खाने से बचने के लिए पड़ोस वाले अंकल को पापा बना लेते थे। नहीं, मैं नॉटी बॉय संजय राउत या समाजवादी नेता आईपी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसे कई पत्रकार, विश्लेषक और कोचिंग माफियाओं से जुड़े लोग भी हैं जो स्वप्नदोषी हो चुके हैं। स्वप्नदोषी यानी जिनके स्वप्न पूरे नहीं होते तो वो दूसरों को दोष देते हैं। हम किन सपनों की बात कर रहे हैं और कैसे नेपाल के जरिए कुछ लोग अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं और क्यों इनकी ये दिली ख्वाहिश भारत में कभी पूरी नहीं हो सकती, जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, नेपाल में सब कुछ तब शुरू हुआ जब नेपाल की सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी लगा दी। अब ये कदम भ्रष्टाचार और नौकरी संकट से परेशान युवाओं को और भड़का गया, खास तौर पर जेनजी यानी नए दौर के नौजवान जो सड़कों पर उतर आए हैं। इसके पीछे अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और ओली सरकार की भारत से दूरी और चीन से बढ़ती नजदीकी। लेकिन कारणों की और नेपाल के भविष्य की पूरी चर्चा अलग वीडियो में। फिलहाल लगातार दबाव और हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे हालात सुनकर भारत में भी एक वर्ग खुश है कि चलो भाई, ऐसा ही कुछ आंदोलन टाइप हो तो मजा आए और पीएम मोदी को हटाया जाए। अब सपने देखने पर टैक्स तो लगता नहीं है, और वैसे भी निर्मला ताई ने सपने देखना जीएसटी फ्री किया है, तो इस इकोसिस्टम को यही सपने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की लुटिया डुबाने के लिए प्रसिद्ध संजय राउत लिखते हैं कि नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब इन संजय राउत को नेपाल भेजो ताकि काठमांडू से कहें कि अगला पीएम शिवसेना का होगा। बस इनका रोल यही कहने तक सीमित है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लेडी संजय राउत हैं आईपी सिंह, लिखते हैं कि नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। वो दिन दूर नहीं है जब गोदी मीडिया के दफ्तर ऐसे ही निशाने पर होंगे, तथा कथित मालदार पत्रकार भाग जाएंगे। 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। मतलब चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, वो भी तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री। अच्छा, मजे की बात देखिए कि यही लोग संविधान की दुहाई सबसे ज्यादा देते हैं और इनके भीतर अराजकता और हिंसा सबसे ज्यादा भरी हुई है। इनकी मर्जी चले तो ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकतंत्र सब बंद करके अखिलेश को लाइफ टाइम सीएम बना दे। अब ये रिटायर्ड विंग कमांडर हैं और अब एक कांग्रेसी पदाधिकारी हैं। एक खबर शेयर करती हैं कि नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, और लिखती हैं कि ऐसे ही सोचने में आया है कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसी कांग्रेसी महिला पदाधिकारी हैं जो दूसरी महिला के प्रति ऐसी सोच रखती हैं। खैर, इन स्वप्न दोषियों की लिस्ट में छात्रों को सपने दिखाकर लूटने वाले भी पीछे नहीं है। कैजुअल यूपीएससी मॉक इंटरव्यू लेने वाली विजेंद्र सिंह चौहान की सोच देखिए। ये कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश, नेपाल नेक्स्ट। लगता है कि कोचिंग से ज्यादा स्कोप अब इनको मोदी विरोध उद्योग में दिख रहा है, जिससे पिछले 11 वर्षों से कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इसीलिए तो एसएससी आंदोलन से हीरो बनने चले कोचिंग टीचर अभिनय सर भी इसी सूची में जगह बनाना चाह रहे हैं। ये लिखते हैं कि बाकी देशों को भी संभलने का सही वक्त है। जनता जैसे भगवान बना देती है और गलत होने पर जमीन पर भी ला देती है। नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लगता है जीएसटी से खेल रहा होगा। लगता तो ये भी है कि एसएससी आंदोलन को हाईजैक ना कर पाने की कसक अभी तक दिख रही है। बच्चों के बीच राजनीति करने से अच्छा है कि खुलकर ही राजनीतिक मैदान पर आ जाएं। दोस्तों, याद कीजिए कि आज से लगभग 1 साल पहले ठीक यही नजारा बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। वहां शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जिस तरह छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा की गई, उसे लेकर भारत के कुछ नेताओं और तथाकथित बुद्धिजीवियों की आंखों में भी चमक आ गई थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो बकायदा कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा ही भारत में भी हो सकता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन सतह के नीचे उबाल है। कांग्रेस के दिग्गज और हमारे फेवरेट मणिशंकर अय्यर जी का कहना था कि बांग्लादेश की उठी आवाज भारत के लिए भी चेतावनी है। इसी इकोसिस्टम में जुड़े कुछ पूर्व अधिकारी और रणनीतिकार जैसे मनमोहन सिंह के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन ने बयान दिया कि ये असल में क्रांति थी और इसे वैसे ही पहचाना जाना चाहिए। अब ये लोग बार बार क्यों भूल जाते हैं, बार मतलब दूसरा वाला बार, क्यों भूल जाते हैं कि जमीनी सच्चाई ये है कि भारत का लोकतंत्र 7 दशकों से लगातार मजबूत हुआ है और भारत में इनका सपना पूरा कभी नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों?
इसे ऐसे समझिए कि पहली बात, यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वो भी इतने पारदर्शी और शांतिपूर्ण कि पूरी दुनिया उसे मिसाल मानती है। गांव की पंचायत से लेकर के संसद तक सत्ता बदलती है तो वोट से बदलती है, हिंसा और तोड़फोड़ से नहीं। जनता का गुस्सा भी बैलेट बॉक्स में उतरता है, पत्थर और आगजनी में नहीं। नेपाल और बांग्लादेश में संसद और संवैधानिक संस्थाएं नाम मात्र होती हैं, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सेना और प्रेस जैसी संस्थाएं भरोसे की नींव पर बनी हुई हैं। इसीलिए यहाँ जब भी राजनीतिक संकट आता है तो उसे हल संवैधानिक रास्ते से निकाला जाता है। और फिर एक बड़ा और इंपॉर्टेंट फर्क ये भी है कि अर्थव्यवस्था यहाँ की अलग है। नेपाल और बांग्लादेश में बेरोजगारी और महंगाई से हालात बिगड़े, लेकिन भारत की तस्वीर अलग है। चुनौतियां यहाँ भी हैं, मगर यही वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और कल्याणकारी योजनाओं का असर गांव-गांव तक पहुंचा है। और सबसे अहम है कि भारत की वैश्विक स्थिति, आज भारत G20 की मेजबानी करने वाला देश है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत आवाज है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों की हलचलें सिर्फ सीमित असर डालती हैं, लेकिन भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर भी निर्णायक है। यही वजह है कि यहाँ वैसा ही माहौल कभी नहीं बन सकता जैसा पड़ोसियों में देखने को मिलता रहा है। इसीलिए जब ये लोग रात को अपने अधूरे सपने देखकर सोते हैं तो सच तो ये है कि उनके सपनों में हर रात मोदी जी शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। जनता बार बार उन्हें लाती है और ये बेचारे हर 5 साल बाद वही सपना देखते हैं। खैर, आपका इस विषय में क्या मत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।